नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में फुल कंपैरिजन करेंगे प्राइवेट बैंक्स का एक दूसरे के साथ। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे बैंक्स कितना कमा कर देती है, क्या है कासा रेशियो इनका, कितना इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, सब डिटेल में देखेंगे। कितना आपको हर एक शेयर में कमा कर देती है, डिटेल में देखेंगे, ताकि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप अपना डिसीजन ले सके, या फिर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आप कंपैरिजन देखकर अपना डिसीजन ले सके कि आपको रहना है कि निकल जाना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है निफ्टी का वेटेज देख लेते हैं। अब निफ्टी का वेटेज अगर आपको नहीं पता तो सिंपल भाषा में बता दूं कौन से सेक्टर का कितना परसेंट यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है निफ्टी में। तो यहाँ पर दोस्तों ये फिगर मैंने लिया है, ये डायरेक्ट निफ्टी के वेबसाइट से लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर का निफ्टी में बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर 36%, 36.2% का वेटेज सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर का है। आईटी सेक्टर है, कंज्यूमर गुड्स है, और भी बहुत सारे सेक्टर है, उनके बारे में एक एक करके वीडियो बनाएंगे, मगर ये वीडियो फोकस्ड है फाइनेंशियल सेक्टर और स्पेशली बैंक को लेकर। तो बात करेंगे सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम बात करेंगे कि फाइनेंस सेक्टर में कौन से बैंक निफ्टी में आते हैं और उनका क्या वेटेज है। तो देखते हैं बैंक्स वेटेज इन निफ्टी। यानी आपने देखा है 36.2% टोटल बैंक का वेटेज है, और उस 36.2% में एक एक इंडिविजुअल बैंक का क्या वेटेज है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं HDFC बैंक का 10.56%, सबसे ज्यादा HDFC बैंक है। फिर है HDFC, जी हाँ, ये बैंक नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर में आता है, इसलिए इसका भी यहाँ पर वेटेज आप देख सकते हैं। ICICI बैंक 5.99% है, कोटक बैंक 4.42% है, SBI का 1.78%, एक्सिस बैंक का 2.44%। मगर आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो बात करेंगे HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड बैंक, और इसके अलावा मैंने दो तीन और भी बैंक लिए हैं जो निफ्टी में नहीं आते मगर वो लोग बैंक निफ्टी में आते हैं, और उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज इन बैंकों का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एक कॉलम में आप देख पा रहे हैं मार्केट कैप है, एक कॉलम में निफ्टी का वेटेज परसेंटेज है, और एक कॉलम में बैंक निफ्टी का वेटेज परसेंटेज है। तो स्टार्ट करते हैं HDFC बैंक से। 4,60,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, निफ्टी पे 10.56 का वेटेज, 56% का वेटेज है, और बैंक निफ्टी पे 30.73, बड़ा बैंक है। नेक्स्ट है ICICI बैंक, 1,88,000 प्लस का मार्केट कैप है, करोड़ का मार्केट कैप है, और निफ्टी में 5.99% परसेंटेज, बैंक निफ्टी में 20.17%। कोटक महिंद्रा बैंक 2,22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ा बैंक है, निफ्टी पे 4.42% का वेटेज है, और बैंक निफ्टी पे 14.9। एक्सिस बैंक दोस्तों 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है, गिरावट के बाद 1 लाख करोड़ के नीचे चला है इसका मार्केट कैप। निफ्टी में वेटेज 2.44%, बैंक निफ्टी पे 13.17%। नेक्स्ट है दोस्तों इंडसइंड बैंक, इसमें भी तगड़ा गिरावट आया, 23,000 का मार्केट कैप है, और निफ्टी पे 0.69% वेटेज है, और बैंक निफ्टी पे 4.17%। ये तीन बैंक, बंधन बैंक, RBL बैंक और IDFC बैंक दोस्तों, ये तीनों बैंक निफ्टी में नहीं आते, मगर मैंने इनको लिया है क्योंकि ये लोग बैंक निफ्टी में आते हैं, और इनका भी आज कंपैरिजन करेंगे। तो बंधन बैंक 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बैंक निफ्टी पे परसेंटेज 1.62% का वेटेज है। RBL बैंक 5,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और बैंक निफ्टी में 0.92%, और IDFC बैंक 9,000 करोड़, 10,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है आजकल, और बैंक निफ्टी पे 0.67। तो डिटेल में बात करेंगे इन सारे बैंकों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं ये बैंक कब इनका फाउंडेशन हुआ, या कब से इन्होंने ऑपरेशंस अपना स्टार्ट किया, कितने ब्रांचेस है और कितने ATMs है थ्रू आउट कंट्री। और यहाँ पर जो आप डेट देख पा रहे हैं मार्च 2020, या यहाँ पर देख पा रहे हैं दिसंबर 2018, ये इस डेट
तक का, इस महीने तक का इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढ कर ला पाया। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं कि बैंक कब स्टार्ट हुआ, कितने ब्रांचेस उन्होंने खोले इंडिया में और किस तरीके से ग्रोथ किया। और नीचे दोस्तों अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखे हैं, जैसे बंधन बैंक का दोस्तों 986 ब्रांचेस है और 3014 डोर स्टेप सर्विस सेंटर्स है। वैसे ही दोस्तों आईडीएफसी बैंक, इनके 714 अब टोटल यहाँ पर ब्रांचेस देख पा रहे हो, उसमें 260 ब्रांचेस है एंड 454 रूरल बिजनेस करस्पॉन्डेंट सेंटर्स है। तो डिफरेंट क्लासेस के ब्रांचेस है, मगर ऑल टोटल ओवरऑल आपको टोटल फिगर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों स्क्रीन में आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिस बैंक्स, और यहाँ पर मैंने कंपैरिजन किया है फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक। 5 साल का यहाँ पर इन लोग का प्रॉफिट या लॉस का कंपैरिजन किया है। बंधन बैंक का मेरे पास अवेलेबल नहीं था 2016 का, और 2020 का अभी तक आया नहीं, तो मैंने यहाँ पर NA लिख दिया है। मगर आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ा जो बैंक जिसने आउट परफॉर्म किया है वो है HDFC बैंक, और क्लियरली आपको पता चलेगा क्यों इसे इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों 12,000 करोड़ का रेवेन्यू, माफ कीजिएगा, प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2016 में, और उसको करके दिखाया 26,000 करोड़, तो यानी डबल से भी ज्यादा। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपना यहाँ पर प्रॉफिट को लगभग ट्रिपल करके दिखाया है, ट्रिपल नहीं किया मतलब लगभग ट्रिपल करके दिखाया है, मगर ये दोनों बैंक ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है। बाकी बैंक का उतार चढ़ाव बड़ा जिंदगी रहा है। और आईडीएफसी बैंक ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पर लॉस डिक्लेयर किया है, एक बार 1900 करोड़ और इस बार लगभग 2800-2900 करोड़ का यहाँ पर लॉस डिक्लेयर किया है। आप स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, और इसका मैंने एक चार्ट भी बनाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सबसे बड़ा बड़ा जो बार है वो एचडीएफसी बैंक का है, और ये दो लॉस का आप जो देख पा रहे हैं ये आईडीएफसी बैंक का है। तो इस तरीके से एचडीएफसी बैंक सब बैंकों को आउट परफॉर्म करता है। आप देख सकते हैं इसका बार कितना लंबा है, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पर अगर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2016 में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मगर किस तरीके से देखिए यहाँ पर डिफरेंस एचडीएफसी बैंक बढ़ाता गया और बढ़ाता गया। दोस्तों जब भी हम बैंक के बारे में बात करते हैं तो एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एनपीए मतलब अगर कोई बैंक ने किसी इंसान को या किसी कंपनी को लोन देके रखा है और 90 डेज 90 दिनों तक वहां पे उस लोन का कोई इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं आता तो बैंक उसको एनपीए डिक्लेयर करती है। तो एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे पता चलता है कि बैंक ने जहां लोन देके रखा है कितना % वो लोन रिस्क में है, कितना % वहां पे रिटर्न नहीं आ सकता या पैसा वापस नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर एनपीए एक क्रूशियल फैक्टर होता है। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ 5 साल का एनपीए कंपेरिजन किया है। एचडीएफसी बैंक का अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इनका 0.36 एक बार हाईएस्ट गया था, उसके ऊपर गया नहीं। मगर आईसीआईसीआई बैंक का देखेंगे तो दोस्तों हाईएस्ट एक बार 8.84% भी चला गया था। यानी अगर मार्केट में उन्होंने 100 रुपया लोन देकर रखा है तो लगभग 9 रुपया रिस्क में पड़ा हुआ है। तो ये बहुत हाई फैक्टर है एक बैंक के लिए। मगर दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको और एक बात सोचना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक फोकस करता है रिटेल कस्टमर्स को, यानी आप मेरे जैसे लोगों को ये लोन देता है। मगर आईसीआईसीआई बैंक ज्यादातर कॉर्पोरेट्स को लोन देता है, और कॉर्पोरेट्स को वो लोग बड़ा अमाउंट लोन देते हैं, लाइक 10, 20, 30 करोड़ प्लस। और वहां पर अगर कोई एक कंपनी भी डिफॉल्ट करता है तो वहां पर इनको वो एक कंपनी के चलते बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर शो करना पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट चीज जो नेट एनपी है। तो नेट एनपीए इसको आइडियली 1% के नीचे रहना चाहिए हमेशा। और अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक इसलिए वो इतना बड़ा बैंक बना है क्योंकि एचडीएफसी बैंक का नेट एनपीए 0.40 से ऊपर कभी गया ही नहीं लास्ट 5 साल में। इसलिए वहां पर आपने देखा रिजल्ट में इतना अच्छा ग्रोथ, शेयर भी इतना अच्छा रिटर्न दिया। मगर आईसीआईसीआई बैंक देखिए दोस्तों 4.89%, लगभग 5% के आसपास का नेट एनपीए बहुत रिस्की माना जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक का भी देखिए अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे 1% के ऊपर गया नहीं है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे निवेश ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या निवेश का सोच रहे हैं तो ये सब फैक्टर्स आपको कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बैंक के लिए आता है वो है कासा रेशियो। अब कासा मतलब इसका फुल फॉर्म है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ अगर आपको पता नहीं। कासा रेशियो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में जितना भी पैसा रहता है उसको उस पर बैंक को बहुत कम पैसा चुकाना पड़ता है।
तो मान लीजिए करंट अकाउंट में तो बैंक जनरली इंटरेस्ट देता नहीं है, और सेविंग्स अकाउंट में दोस्तों बहुत कम इंटरेस्ट देता है, अराउंड 4%, 5%, कुछ कुछ बैंक में 6% देता है। तो ये बैंक के लिए एक्चुअली में ये पैसा सस्ते में आता है, क्योंकि यहाँ पर बैंक को कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। मगर वही पैसा अगर जो आपने सेविंग्स में रखा है, वही पैसा अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर दे जो 6, 7, 8% में हो जाता है, तो उसके लिए बैंक को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। तो इसलिए कासा रेशियो जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पैसा सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में रहेगा, बैंक के लिए वो पैसा उतना ही सस्ते में एक्चुअली बैंक को वो पैसा मिल रहा है, और वो बैंक उस पैसे को लोन में बढ़ा सकता है। तो कासा रेशियो यहाँ पर जिस बैंक का ज्यादा रहेगा वो बैंक के लिए प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा का सबसे ज्यादा है कासा रेशियो 56.2%। और दोस्तों नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट इनकम, NII कहा जाता है इसको। तो टोटल कितना पैसा इनकम करते हैं इंटरेस्ट से, यहाँ पर वो दिखाया जाता है। नेट मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट जो एक्सपेंड करते हैं, जो खर्चा करते हैं, उसके बाद जो बचता है, तो यहाँ पर वो दिखाया गया है। तो इसका भी एक इंटरलिंक ये कासा रेशियो के साथ है। तो जितना अच्छा कासा रेशियो होगा, उतना अच्छा आप नेट इंटरेस्ट इनकम बना पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट NII और NIM। दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब कितना मार्जिन मिल रहा है इंटरेस्ट पे, कितना परसेंटेज का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बंधन बैंक का कंपैरिजन मैंने 2019 के चार्ट से किया है, फाइनेंशियल रिपोर्ट से किया है, क्योंकि अभी तक निकला नहीं है। तो वहां पर जब आएगा तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल डिपॉजिट, बैंक के पास टोटल कितना डिपॉजिट है। और नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट। तो दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पर ये बताता है कि बैंक के पास जितना भी एसेट है, जितना भी पैसा है, उससे कितना रिटर्न निकाल पा रहा है। उससे पता चलता है कि बैंक को कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा पा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, HDFC बैंक का रिटर्न ऑन एसेट 2.01% बहुत अच्छा है। बंधन बैंक का भी बहुत अच्छा है, मगर एक चीज यहाँ पे याद रखिए, बंधन बैंक के पास एसेट कम है इन कंपैरिजन टू HDFC बैंक। HDFC बैंक के पास बहुत लार्ज मार्जिन में एसेट है, उसको मैनेज करना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। दोस्तों नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेशियोज आते हैं, वो है PE रेशियो, यानी कितने रुपए पे 1 रुपया बैंक आपको कमा कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों PE रेशियो HDFC बैंक का आप देख सकते हैं 16.88, कोटक महिंद्रा का 23.40, एक्सिस बैंक का PE थोड़ा महंगा है यहाँ पर, मतलब 51 रुपीज में ये आपको 1 रुपया कमा कर दे रहा है। नेक्स्ट दोस्तों बुक वैल्यू, IDFC बैंक का PE इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी लॉस में रन कर रहा है, इसलिए इसका PE आपको NA दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बुक वैल्यू दोस्तों, बैंक अगर बंद हो गया तो आपको कितना रुपया मिलेगा अगर आज बैंक बंद हो गया या बैंकरप्टेड हो गया। तो दोस्तों उस बुक वैल्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं। और प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी अभी जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से कितना ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक बैंक का, और इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने यहाँ डिविडेंड भी इंक्लूड किया है कि कितना डिविडेंड देता है बैंक। अभी फिलहाल बैंक्स डिविडेंड नहीं दे रहे, बिकॉज RBI ने अभी डिविडेंड अवॉइड करने को कहा है। मगर जनरली ये लोग इतना परसेंट डिविडेंड देते हैं। और अर्निंग पर शेयर दोस्तों, कितना रुपया एक शेयर पे आपको कमा कर दे रहा है। तो यहाँ पर IDFC बैंक माइनस में कमा के दे रहा है, जैसा मैंने बताया कि लॉस में है। तो यहाँ पर -6 रुपया आपको कमा के दे रहा है, यानी लॉस करके दे रहा है। और उसको छोड़ के यहाँ पर अट्रैक्टिव है इंडसइंड बैंक, 63 रुपीज अभी भी कमा कर दे रहा है। और यहाँ पर कोटक महिंद्रा भी अट्रैक्टिव है 44, और HDFC बैंक भी अट्रैक्टिव है 49.50 के आसपास का इसका EPS है, यानी एक शेयर पे आपको 50 रुपए के आसपास कमा कर दे रहा है। तो दोस्तों ये था इस बार का कंपैरिजन। यहाँ पर आप डिटेल में ये कंपैरिजन देख सकते हैं। मैं ये सब पिक्चर इंस्टाग्राम में भी दे दूंगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो नहीं करते तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कीजिए। आप आराम से ये पिक्चर स्टडी कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक बटन दबा दीजिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए एनालिसिस के साथ, कंपैरिजन के साथ, जहां पर मैं गवर्नमेंट बैंक का कंपैरिजन करूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट मैं सीरीज जो लाऊंगा उसमें मैं कंपैरिजन करूंगा दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो आजकल बहुत पॉपुलर है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का भी मैं कंपैरिजन करूंगा। तो वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
धन्यवाद।